स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट फर्स्ट और सेट सेकंड दोनों सेट को हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि 822 HV और 822 HW सेट थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 2022 का 2023 का भी सभी सेट सॉल्व करा दिए गए हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तो इसका बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 22 और 156 का लस, दो संख्याएं दी गई हैं 22 और 156, इसका जो लस दिया है 156, तो बताइए इसका मौस क्या होगा। तो आपको पहले से ही पता है कि दो संख्याओं का यदि हम लोग गुणा करते हैं तो वो लस और मौस के गुणनफल के बराबर हो जाता है। ठीक, अगर ऐसा है तो दो संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 156 है। बराबर लस कितना दिया है तो कहेंगे 156 दिया है, और मौस आपको नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 156 से 156 कट जाएगा तो एक्स का मान कितना आ गया, 26 आ गया। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, 26। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है वो दो संख्याएं जिनका मौस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें 14 और 35, जो 14 का यदि आप गुणा करेंगे 7 दूनी 14 होता है, और 35 का आप गुणनखंड करेंगे 7 पचे 35 होता है। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 7 है, मतलब इसका मौस जो आएगा वो 7 आएगा। लेकिन मौस कितना आना चाहिए, 1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा है, आप देखिए इसमें 18 और 25, इसी में आप 2 यहाँ 6 और 6 3 18, 2 3 3 इसका गुणनखंड आएगा, और 25 का 5 गुणे 5, दोनों संख्याओं में आप देखेंगे तो एक जो है वो क्या हो जाएगा, मौस, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 18 और 25। यही आपके दोनों सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें भी आप चेक करेंगे तो आपका मौस जो है वो एक नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए ऐसे में आपको पता कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो y2 का मान भी 0 है और y1 का मान भी 0 है, मतलब इतना लिखने का हमको कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब सीधे आप x2 और x1 पर मान रख के निकाल सकते हैं। x2 का मान है -12 माइनस x1 का मान है 5, इसका ही होल स्क्वायर निकालना है बस। तो यहाँ पे देखिए -12 और -5 दोनों जोड़ेंगे तो -17 हो जाएगा, और -17 का होल स्क्वायर ये भी अंडर रूट में। इसका मतलब यह है कि अंडर रूट में 17 गुणे 17 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये अंडर से जब आप बाहर निकालेंगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर क्या आ जाए, प्रत्येक दशा में शेषफल 7 आए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे ना कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे, तो इसका मतलब यह है कि आपको जो एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है एलसीएम, लस, इसमें लस देने के बाद यही आपको जोड़ देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 और 56 और 91 का लस निकालेंगे तो 35 का आप करेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा, सॉरी 5 गुणे 5 सत्ते 35 होता है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7। ठीक है, 56 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है, और ये हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, इस 7 देखिए तीनों में कॉमन है तो एक 7 हो गया, उसके बाद ये 8 हो गया यहाँ से, और ये 5 हो गया, और ये 13 हो गया, 5 हो गया 13। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 3640। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसमें आपको 7 जोड़ना भी है, तो इसमें आप 7 जोड़ देंगे तो 3647 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है चौथे का वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। जब ऐसे प्रश्न दे प्रथम 15 गुणजों का योगफल, मतलब वो आपको पहाड़ा लिखना है। जैसे 8 है तो 8 8 8 दूनी 16, 8 3 24, इसे कहाँ तक, 15 तक लिखेंगे।
है ना, 8 धामे 80, फिर 8 ग्रह में 88 होता है। इसी तरीके से 15 × 120, मतलब ये जो 15वां गुणज होगा वो 120 होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि योगफल बराबर एस एन बराबर n/2 a प्लस एल होता है। ठीक है, ये उस कंडीशन में फॉर्मूला बनता है जब आपको a पता हो और l पता हो, दोनों पता है। तो यहाँ पर आप मान रख लीजिए एस एन बराबर n का मान कितना है, कुल संख्या कितनी है 15 है, तो 15/2 गुणे a का मान कितना है 8 प्लस 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 गुणे 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128, और इसमें आप 2 का क्या करिए भाग दे दीजिए, 2 चौका 12, 2 चौका 8, 64 गुणे 15 कितना आ गया 64 गुणे 15 मतलब 960। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 तो इसका एक मूल -2 हो। मैंने पिछले सेट में ही बताया कि मूल का मतलब होता है आपको x का मान दे रखा है, मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -2 रखना है। मतलब देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 हो जाएगा -p बराबर 0। इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यदि आप माइनस जो 2 का स्क्वायर है इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस प्लस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो गया, लेकिन ये भी क्या हो गया 4 -p बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 -p बराबर 0, तो p बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p का जो मान आएगा वो क्या आएगा 0, मतलब छठवें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5 -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, समान दूरी का मतलब बिल्कुल बीच से, मतलब इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 में होता है। ऐसे कंडीशन में आप हमेशा याद रखेंगे तो फॉर्मूला ऐसे में क्या बनता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही होता है समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, मतलब इसका जो निर्देशांक होगा। तो x1 y1 x2 y2 कहाँ से मिलेगा, तो x1 का मान 5, y1 का मान -2, x2 का मान -3 और y2 का मान 2। सभी का मान आप इसमें रख देंगे। x1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है -3/2, y1 का मान कितना है तो कहेंगे -2 और y2 का मान कितना है 2। देखिए ये 2 2 कट जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इस तरफ क्या आ गया 0। 5 में से 3 घटाएंगे 2/2 मतलब 1 आ गया, तो आप कहेंगे 1, 0 इसका बिंदु हो जाएगा और ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या कहा जा रहा है कि समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए ऐसे मूलों की प्रकृति काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में बताया है कि कब काल्पनिक होता है, कब वास्तविक और समान होता है, कब कैसे होता है। आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से मान निकालना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर मैंने ये भी बताया कि हल संभव है कि नहीं है, काल्पनिक है कि नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे जब, देखिए समरूप का मतलब ये होता है कि जब उनके संगत भुजाओं जो हो समानुपाती हो, मतलब ये 1 हो ये 2 हो, तो जाहिर सी बात है ये 2 हो तो ये 4 हो, ये 3 हो तो ये 6 हो। अब देखिए 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 2/4 करेंगे तो ये भी कट के 1/2 आ जाएगा, और 3/6 करेंगे तो ये भी कट के 1/2 आ जाएगा। मतलब ये इनकी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, और एंगल ये 30 है, ये 60 है, और ये कितना हो जाएगा 90। कुल मिला के आपका एंगल भी क्या होना चाहिए बराबर भी होना चाहिए। कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र में कहा जा रहा है कि आपको चित्र में देखना है और बताना है कि त्रिभुज DOC, ये जो DOC ये वाला त्रिभुज दे रखा है, और OBA ये जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में आपको ये समझना है कि ये दोनों के दोनों क्या है समरूप है। क्या है समरूप है। तो ऐसे में COD 70 अंश दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 कोण दिए हैं और यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल के रूप में दे रखे हैं।
यहाँ पर अगर ये लाइन काट रही है इस तरीके से, है ना, इस लाइन को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऐसे काट रही है, तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा कौन सा गया है एंगल, ये। और अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बिंदु बन रहा है, जिससे ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये 180 अंश होगा, मतलब 125 इधर है तो 55 इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 70 हो गया, ये 55 हो गया। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है, मतलब अगर 180 में 55 और 70 को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 180 में से आपको 55 प्लस 70 घटाना है, ठीक है। 180 माइनस ये 5 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और जब 125 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, मतलब 55 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 55 अंश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है। आपने जब फार्मूला याद कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि साइन 45 अंश का मान 1/√2 है, और वहीं पे कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2 है। तो इस कंडीशन में आप देखें कि 45 अंश दोनों हैं, तभी जाके दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी हो सकता है जब ये 45 डिग्री हो। इस बात को याद रखिए, अभी ये आगे के सवाल में इसका काम आएगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तब ये जाके थीटा का मान जो होना चाहिए वो 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, साइन 15 अंश कॉस 75। देखिए साइन और कॉस में जब रिलेशन, इन दोनों को जोड़िए, अगर इन दोनों का मान 90 अंश आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा 1 होगा। जैसे देखिए साइन 15 अंश दिया है और ये कॉस 75 दिया है, दोनों को जोड़िए 90 अंश आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 रखा है। अब ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। ये माइनस कॉस थीटा को अगर हम उस तरफ भेजें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। याद है अभी मैंने बताया कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हैं, इसका मतलब थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है ना, ये वाले प्रश्न में 11 नंबर में। तो अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पर हम भी 45 डिग्री रख के मान निकाल सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए साइन के घाते 4 45 डिग्री प्लस कॉस के घाते 4 45 डिग्री, इसका मतलब साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है घाते 4, प्लस कॉस 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, और ये घाते में कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 4 बार है तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, गुणे इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। मतलब इसका जो मान आएगा वो 1/4, इसका जो मान आएगा 1/4। दोनों का एलसीएम लॉस लेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक एक जोड़ देंगे 2, मतलब काटेंगे तो 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2। प्रश्न पे देखते हैं, सेक ए प्लस tan ए बराबर ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। देखिए सेक ए के मान को अगर हम यहाँ पर रखें तो हम रख सकते हैं 1/cos ए प्लस tan ए बराबर होता है साइन ए बटे में cos ए। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए, तो इसको यहीं पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों को एलसीएम लेंगे तो cos ए एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखिए तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का अगर आप स्क्वायर करिए तो वो चाहे क्यूब करिए 1 ही रहेगा, बटे में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो बचा क्या, कॉस ए, क्योंकि ऊपर स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए गुणे कॉस ए बटे में कॉस ए था, इस कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा गया कॉस ए। इसका मतलब आंसर हो जाएगा कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि चित्र में बिंदु है और बिंदुओं से एपी देख रहे हैं, अवनमन कोण निकाला। अवनमन कोण का मतलब होता है ये जो कोण है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोण पूरा का पूरा कितना होता है 90 डिग्री होता है ना सीधे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये 90 होता तो ये पहले से ही
इतना 60 डिग्री दे रखा है, बचा कितना है ये, अगर टोटल 90 होता है 60 दे रखा है तो जाहिर सी बात है 90 में से 60 घटा दीजिए, कितना आया 30 डिग्री। ये ध्यान रखिए ये आ गया यहाँ से ये 30 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दे रखा है इतना 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 बच गया। मतलब यहाँ पे ए पहले देखिए ए कहा है इसलिए आप पहले 45 डिग्री लिखेंगे, फिर उसके बाद पी कहा है इसका मतलब उसके बाद 30 डिग्री लिखेंगे। तो आंसर जो आएगा वो 45 और 30 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 45 नहीं 45 बी, ये जिस हिसाब से कहा है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप आसानी से प्रश्नों को समझ सकें। ऑप्शनल में आपको समझ में आना चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करना चाहिए आपको, और जो है वर्णनात्मक प्रश्नों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है 10a बराबर दिया है 1/√3, मतलब जो लंब दिया है वो 1 दिया है, जो आधार दिया है वो √3। मतलब आप अगर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3। ये कर्ण आपको नहीं पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं आप आराम से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर 3 हो गया, ये 1 हो गया मतलब 4 आ गया। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 मतलब 2, ये इसका मान आ गया 2। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लंब बटे में कर्ण गुणे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आप कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक, प्लस कॉस थीटा बराबर कहेंगे आधार बटे में कर्ण गुणे साइन बी मतलब लंब बटे में कर्ण। यही तो मान निकालना था। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 30 डिग्री है ये मतलब ए ये है, यहाँ पे जो कोण सी है ये आपका 90 डिग्री है, ये हो गया 90 अंश, और आपने यहाँ पर इसको 30 अंश मान लिया। जब आपने 30 अंश माना है यहाँ पर एंगल ए को, तो ध्यान रखना है आधार उस समय ये होगा और लंब उस समय ये होगा। मतलब जहाँ पर भी आपका एंगल ए है वहाँ पे आधार √3 होगा। इसलिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए एक तो ये और एक ये, इन दोनों का आधार अगर है तो आपको √3 मानना होगा और लंब आपको 1 मानना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लंब क्या है 1 हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा सेम होगा 2 गुणे यहाँ पर आधार कर्ण का बी की बात हो रही है इसलिए अभी छोड़ देंगे, प्लस ये जो है यहाँ पर आधार √3 हो जाएगा और बटे में कर्ण आपका 2 हो जाएगा गुणे उसके बाद ये हमको नहीं पता है। अब ये कैसे पता होगा, ये पता होगा कि जब आप b मानेंगे मतलब आपका b डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, b ये हो जाएगा जो कि 60 डिग्री होगा। अब b ये होगा तो उस कंडीशन में आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आधार है ये 1 होगा और कर्ण तो 2 ही होगा, और यहाँ पर जो लंब है वो √3 हो जाएगा और जो कर्ण है वो तो 2 ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखें तो ये आपका आया है 1/2 गुणे 1/2 प्लस √3/2 गुणे √3/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 और उसको जोड़ेंगे तो 4/4 और ये कट कर आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी जिसका आंसर आएगा 1। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है एक घड़ी की मिनट की जो 8 सेंटीमीटर लंब मतलब त्रिज्या दे रखा है। जैसे मान लीजिए ये घड़ी होता है, एक घड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको 12 दे रखा है और यहाँ पर 1 दे रखा है। आपको पता है कि इसके बीच में 5 का गैप होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है वो 30 डिग्री होता है। मतलब 1 में 6 डिग्री होता है। कितना होता है? 6 डिग्री। मतलब अगर जो मिनट की सुई है 1 मिनट जाएगी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगी, ये मतलब 6 डिग्री का तय करती है। ध्यान रखेंगे घड़ी में मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है। मतलब जो थीटा का मान है वो 6 डिग्री आएगा। क्लियर है?
और आपको पता है कि 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जहाँ पर थीटा का मान आपने अभी देखा कि क्या है, पाई आर स्क्वायर 6 डिग्री बटे में 360, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर पाई आर स्क्वायर 60, और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोले का, देखिए अर्धगोला का मतलब हो गया ये इस तरीके से इमेज, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे एक अर्धगोला बनाएं, देखिए ये अर्धगोला बन गया यहाँ पर, तो इस तरीके से आप देखिए ये हुआ अर्धगोला। अगर ये अर्धगोला है, अगर ये अर्धगोला है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब ये टोटल था तब ये 4 पाई आर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन जब ये आधा रह गया है ना, जब ये यहाँ से यहाँ तक आधा रह गया तब इसका एक और ऊपर का ये वृत्त बढ़ गया, है ना, ये वाला एरिया बढ़ गया, मतलब आधा हो गया तो आधा कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये ऊपर का भी वृत्त का क्षेत्रफल तो बढ़ गया, ये मतलब पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपसे डायरेक्ट कह रहा है कि आप 3 पाई आर स्क्वायर निकालिए। आर का मान आपको दिया है 1/4, क्योंकि ये व्यास है ना, व्यास 2r बराबर होता है व्यास, और व्यास का मान दे रखा है 1/2 बराबर 2r, r बराबर हो जाएगा 1/4, मतलब 3 गुणे पाई का मान नहीं लगाना है, 1/4 का स्क्वायर, मतलब ये कह रहा है कि 3/16 पाई, ये जहाँ पर भी होगा यही आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यक, माध्य जो दिया है वो 26.1 दिया है, माध्यक जो दिया है वो 25.8 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न लगाने की आवश्यकता है, और इसको यदि आपने पिछले क्लास में पिछला सेट देखा है SW, तो वहाँ पर मैंने सॉल्व कराया है ऐसे प्रश्न। तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है, तो कहेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही फार्मूला होता है। तो बहुलक निकालना है तो माध्यक का मान कितना दे रखा है, 3 गुणे 25.8 माइनस 2 गुणे 26.1, ये तो दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप गुणा करेंगे 77.4 आएगा, माइनस ये 52.2 हो जाएगा, और जब इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25.2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर 25.2 ऑप्शन नंबर सी। बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो ये माध्य भी होता है और माध्यक दोनों होते हैं, केंद्रीय बारंबारता नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गए सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद हम लोग खंड ब में चलेंगे। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें आपका प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 21 की सभी भाग हल कीजिए, सभी प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न दिया गया है कि म स जो है 99 और 153, ये दोनों संख्याएं हैं। 99 153 जब ब्रैकेट में दे रखा है तो ये समझिए कि 99 संख्या है, मतलब जो पहली संख्या है, वो जो पहली संख्या है आप इसको अच्छे से लिखेंगे जिससे आपको प्रश्न का पूरा नंबर मिल सके। पहली संख्या जो है वो 99 है, और जो दूसरी संख्या है वो है 153, और इसमें आप देखिए जो म स दे रखा है वो 9 दे रखा है, लेकिन ल स नहीं दे रखा है, मतलब आपको ल स ही तो निकालना है, ठीक है। अब ऐसे में ल स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स, यही होता है फॉर्मूला। पहली संख्या कितना है 99 गुणे दूसरी संख्या कितना है 153, ल स कितना है हमको पता नहीं है, x मान लेते हैं, और म स कितना है 9। इस बार 9 को भेजेंगे तो 99 गुणे 153 बटे में 9 बराबर x,
9 से इसको काट दीजिए 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 8 6 1 1683। 1683 जो होगा वो हो जाएगा इसका एलसीएम और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान निकालना। बहुत ही आसान है। 2 cos स्क्वायर 45 अंश का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -1 बराबर cos थीटा। अब यहाँ पर 2 गुणे 1/2 -1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1 बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर भी बराबर कॉस थीटा कर लीजिए। 0 बराबर कॉस थीटा। अच्छा बताइए कॉस कितने अंश का मान 0 होता है? तो कहेंगे कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए कंपेरिजन करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 4, और 12, 3 दो बिंदु दे रखा है और इसका जो दूरी है वो 10 मात्रक है, तो y का मान निकालिए। तो ऐसे में आप x1 y1 x2 y2 निकाल लीजिए और दूरी बराबर फार्मूला जो होता है आपको याद रहना चाहिए, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखिए x1 का मान जो दे रखा है वो 4 है, y1 का जो मान दे रखा है वो y है, x2 का जो मान दे रखा है वो 12 है और y2 का जो मान है वो 3 है। तो ऐसे में आप जब दूरी यहाँ पर मान रखेंगे तो दूरी तो दिया है 10 मात्रक और उसके बाद x2 का मान कितना है 12 माइनस x1 का मान 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, y1 का मान खुद y है का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10। देखिए इस अंडर रूट को आप इस तरफ भेजेंगे ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा, या तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आपको पता है कि यदि आप अंडर रूट का कभी भी वर्ग करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाता है, ठीक है, मतलब ये सीधे x आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब ऐसा प्रश्न दे देना तो आप इसको ओपन नहीं करिए, है ना, इससे प्रश्न आपका आसान हो जाएगा, नहीं तो प्रश्न बहुत लेंदी हो जाता है। तो इधर हो जाएगा 100 माइनस ये 64 हो जाएगा बराबर 3 - y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 बराबर 3 - y का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को आप इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 36 बराबर 3 - y। ठीक, 36 का मतलब होता है ये 6 हो जाएगा 3 - y और अब यहाँ पे 6 - 3 बराबर -y है, इसका मतलब y बराबर आ जाएगा आपका 3, वो भी किस में माइनस में, लेकिन आप इस माइनस को इस तरफ लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपका क्या आ गया 3, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर क्या ये बस अकेला 3 मान आएगा, क्योंकि माइनस में तो आना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 6 आया है ये प्लस और माइनस में आया है, क्योंकि ये अंडर रूट 36 जो होता है इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने प्लस सिंबल का मान निकाला है, इसीलिए इसके बाद दूसरा -6 से निकालेंगे तो -3 इधर आ जाएगा और -y, ये आ जाएगा -9 बराबर -y। माइनस से माइनस कट जाएगा मतलब y का मान क्या आ गया 9 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सीधे सीधे प्लस में मान आ जाता, जैसे ये 3 जो है वो प्लस में मान आ जाता तो आपका आंसर वही हो जाता, फिर दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु XY बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है बिल्कुल एक समान दूरी पर होना। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करिए। एक्स और वाई में देखिए पहले तो इसको एक ऐसे समझिए, मान लीजिए जो बिंदु ए है वो यहाँ पर है, ये आपका 3, 6 हो गया और दूसरा जो बिंदु है वो है बी, वो यहाँ पर है और इसको मान लेते हैं -3, 4, ठीक है। दूसरा बिंदु, 2 बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ये x, y है। अब इसे आप चाहे तो आप c मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दोनों क्या है बराबर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। इसका मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर x1 बराबर क्या है 3, y1 बराबर क्या है 6, x2 बराबर क्या है -3 और y2 बराबर क्या है 4, क्योंकि ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ऐसे बिंदुओं को मानेंगे और उसका मान निकालेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार
ए सी बराबर बी सी, मतलब जो ए से सी की जो दूरी है, बी से सी की जो दूरी है, वो दोनों बराबर है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है ना, तो मतलब फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है, ए सी की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे ए सी की दूरी है अंडर रूट में क्या, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में ये एक्स वन एक्स, ये दोनों दो बिंदुओं की बात हो रही है, दोनों बिंदु रखे गए हैं। अब यहाँ पे इसका और इसका बात होगा, इसलिए दोनों रखेंगे बराबर बी और सी के बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिएगा, ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, मतलब इसको हटा देना है, इसको रखना ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखिए एक्स का मान क्या है हमको नहीं पता है, एक्स वन का मान कितना है तो कहेंगे 3 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई का मान कितना है हमको नहीं पता, लेकिन वाई वन का मान पता है, ये है 6 एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स का मान नहीं पता है, एक्स टू का मान पता है जो कि माइनस में 3 है, तो ये प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई का मान नहीं पता है, वाई टू का मान पता है 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको ओपन करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई माइनस 6 करो वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने ओपन कर दिया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए -6x माइनस 12y बचा था, और इधर से लेके आएंगे तो -6x हो जाएगा, और इधर से लेंगे -8y को प्लस 8y बराबर, इस तरफ नंबर में क्या बचा था, 9 बचा था और 16 बचा था। इस तरफ से ये नंबर इधर आज, अच्छा ये +9 से +9 भी कट जाएगा, तो इसको हटा ही देते हैं, जिससे क्या होगा प्रश्न और आसान हो जाएगा। तो 9 कट गया, तो इधर क्या बचा है, अब इधर बचा है सिर्फ 16 और 36 इधर से आएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबको देखें -6x मतलब क्या होगा -12y, -12y और 8y दोनों को करेंगे घटाएंगे तो -4y आ जाएगा, बराबर में इधर आ जाएगा माइनस में 20, ठीक है। इधर माइनस में 4 कामन ले लीजिए, ये x है ना, ये x है, इधर 4 कामन माइनस लेंगे तो ये 3x माइनस y हो जाएगा, तो -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 5। यही आपके इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है, संबंध है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ये प्रश्न कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो है वो शंकु दे रखा है, ठीक है, एक क्या है, शंकु है, और यहाँ पर ये जो शंकु है, यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो शंकु का आयतन बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा, गुणे h का मान 12 है। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, 7 से काटेंगे 0.5 हो जाएगा, और इसको आप 3 से काट दिए, 3 चौका 12 हो जाएगा। मतलब आपके पास बचा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे और ये हो जाएगा 4, और इसका जब टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर आएगा क्यूब, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का च जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। और यहाँ पर प्रश्न में आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। बारंबारता का मतलब होता है एफ आई, एक्स आई हमको निकालना होता है उच्च सीमा,
और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना होता है। मतलब 10 और 0 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अच्छा, सब में डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहाँ से यहाँ तक 10 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10। मतलब जो अंतर है, वर्ग अंतराल है, वो 10-10 का है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में भी 10 बढ़ेगा, मतलब ये 15 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ आने फिर 10 बढ़ेगा तो 25 हो जाएगा। फिर आएगा तो कितना 10 बढ़ेगा तो 35 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? 10 जोड़ेगा तो 45 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग एक्स आई निकालते हैं। अब एफ आई और इंटू एक्स आई दोनों को गुणा करके लिखना है। मतलब 5 दिया, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 10 का 15 में करेंगे 150 हो जाएगा। 11 का 25 में करेंगे 275 हो जाएगा। ठीक है, और 35 का 9, 35 नवा 315 हो जाएगा। और 45 सत्ते 3 भी 315 हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब ये पूरा जोड़ना है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स वाई, ये जब जोड़ेंगे तो 1070 आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई भी आपको पता करना है, मतलब ये पूरा जोड़ना है। ये जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। बस सबका मान निकल गया है तो मान रख दीजिए। ऊपर हो जाएगा 1070, नीचे हो जाएगा 40। 0 से 0 कट गया और 4 सत्ते और 4 दूनी 8, 2 6, मतलब 26.75 ये आ गया माध्य। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट। 5 भागों को हल करिए, लेकिन हम पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक, कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल करना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात करिए। मतलब पहले तो आप इसके शून्यांक निकालिए। x² + 7x + 12 = 0। देखिए 12 में 4 और 3 ही ऐसे इसके फैक्टर बनेंगे जिसको जोड़ने पर 7 आएगा। मतलब 7 की जगह पे आप 4 + 3 लिख सकते हैं। 7 की जगह पे 4 + 3, ये x हो जाएगा +12 = 0। x² + 4x + 3x + 3x हो गया, प्लस ये हो जाएगा 12 = 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4, और इधर से हम लोग +3 कॉमन ले लेंगे तो x + 4 हो जाएगा बराबर में 0। x + 4 दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में x + 3। x + 4 = 0 तो x बराबर -4 हो जाएगा, और इधर से x + 3 = 0, x बराबर -3 हो जाएगा। मतलब जो अल्फा का मान आया वो -4 और जो बीटा का मान आया वो -3। तो अब हमको क्या करना है, ax² + bx + c = 0 का तुलना करना है। का तुलना करने पर किस में तुलना करेंगे? ये करेंगे x² + 7x + 12 = 0 में। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान 12 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है तो कहेंगे -4, बीटा का मान कितना है -3 बराबर -b का मान कितना है 7/a का मान कितना है 1। इधर से करेंगे तो -7 आएगा और इधर भी -7 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, c/a। अल्फा का मान है -4, बीटा का मान है -3 बराबर c का मान है 12 और a का मान है 1। इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे प्रूव हो गए, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं पहली संख्या है ना, दो संख्या मानी है तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी मान सकते हैं। तो मान सकते हैं पहली संख्या बराबर x और दूसरी जो संख्या है वो y है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको x बड़ी मानना है और y छोटी। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों, मतलब जो पहली संख्या है इसका वर्ग और जो दूसरी संख्या है इसका वर्ग का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 180 है, बराबर 180 है। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। 2 समीकरण हमको मिल गए। इसके बाद आप समीकरण नंबर 1 में 2 का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में
2 का मान रखने पर, ठीक है, 2 का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे आप क्या रख देंगे 8x माइनस 180 बराबर 0, बराबर 180 बराबर ये 0 नहीं ये। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा बन गया द्विघात समीकरण। 180 का 2 फैक्टर करना है, जो जोड़ने या घटाने पे 8 है। तो देखिए 10 और 8, 10 में से 10 और 8 नहीं, 18 और 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 180 आएगा, लेकिन इसमें से घटा देंगे 18 में से 10 तो क्या आ जाएगा 8। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे 18 माइनस 10 करिए, 8 हो जाएगा। एक्स माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। एक्स कामन लेंगे तो x माइनस 18 प्लस यहाँ से 10 कामन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। दोनों जगह से आप x माइनस 18 कामन ले लीजिए, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 18 बनेगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 बनेगा बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 18 हो जाएगा, और इधर x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप x बराबर माइनस 10 ले सकते हैं, है ना, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर माइनस 10 लेने पर संख्या जो है वो संभव नहीं हो सकती है, दोनों संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए आप यहाँ पे क्या लेंगे 18, जो पॉजिटिव में है उसको। तो x मतलब ये क्या हो जाएगा 18, तो x का मान यही तो आया है 18। तो पहली जो संख्या है वो हमारा निकल के आ गया 18। और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, इस x के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे x का मान कितना आया है 18। y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 का मान हो गया, और इधर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर बाहर आ जाएगा। y बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आ गया, तो आप कहेंगे ये y का मान जो आ गया वो आ गया 2 दूनी 4 12, y का मान 12। मतलब जो बड़ी संख्या है वो 18 है, जो छोटी संख्या है वो 12 है। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 का ग। प्रश्न नंबर 22 का ग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो प्रश्न कह रहा है वो समझिए। प्रश्न में आपको पहले कहा कि एक वृत्त है, तो पहले एक वृत्त बनाइए। ठीक, एक वृत्त है, मैंने एक यहाँ पे वृत्त बना दिया और ये वृत्त बन गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, हम लोग वो बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं बाह्य बिंदु। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक स्पर्श रेखा यहाँ से और दूसरी जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ से, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनके बीच का जो कोण है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यहाँ पर ये जो कोण है इसको हम बिंदु P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। देखिए जब हम लोग उत्पत्ति करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा केंद्र, यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी और यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी। आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर जो ये लंब बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ से एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, मतलब इसमें 4 कोण भी होने चाहिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और ये 4 कोण। तो ये चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान होता है वो 360 अंश होता है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिखेंगे। दिया है क्या क्या, कोण PQO, जो कोण PQO है वो बराबर है किसके, कोण PRO के, जो कि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री है ना, ये कोण और ये कोण। क्योंकि जब अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्य स्पर्श रेखा पर, ये जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, इसलिए दोनों कोण 90 डिग्री। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध
क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है क्या, कोण क्यू पी आर तथा कोण क्यू ओ आर संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये जो x और प्लस वाई बराबर 180 अंश, यही हमको प्रूव करना है। ये एक्स वाई कहाँ से आ गया, तो इस कोण को मान लेते हैं x और इस कोण को मान लेते हैं y। तो x और y इन दोनों कोण का जो योग होगा 180 अंश, यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर में, इन चतुर्भुज में देखना है क्या, पहले तो ये जानिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, या मान मत लिखिए, योग लिखिए, चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। तो पहला जो कोण पी क्यू ओ हो जाएगा प्लस कोण पी आर ओ हो जाएगा, है ना। एक कोण हो जाएगा कोण क्यू ओ आर प्लस कोण क्यू पी आर। ये चारों कोणों का मैंने नाम ले लिया, 1 2 3 4, इस चारों कोणों को, और इन चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 के बराबर होगा। चलिए पी क्यू ओ 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, पी क्यू ओ 90 डिग्री। उसके बाद पी आर ओ ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री कर लीजिए, प्लस क्यू ओ आर कितना है भाई, ये वाई डिग्री है, वाई लिख लीजिए, वाई, प्लस आपको अब क्या करना है, क्यू पी आर ये कितना है, एक्स डिग्री है, तो इसको एक्स लिख लीजिए बराबर 360। 90 90 180 होता है, उस तरफ आप भेज देंगे तो ये एक्स प्लस वाई बराबर 360 में से 180 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 180। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180। और यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर घ। कह रहा है कि आकृति में ये जो इमेज दिया है इसमें ओ ए गुणे ओ बी बराबर है ओ सी गुणे ओ डी के, और यहाँ पर ये आकृति में दे रखा है। दिखाना क्या है, प्रूव क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी, यही हमको प्रूव करना है। कुल मिला के हमको अगर समरूप ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को प्रूव करते हैं कि समरूप है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल चारों एंगल बराबर हो जाएंगे आपस में, मतलब ए सी के और डी बी के बराबर हो जाएगा। कुल मिलाकर हमको समरूप प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में देखिए कि दिया क्या है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए कि दिया है हमको क्या क्या मिला है, ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी, है ना। बिंदु का मतलब होता है, पॉइंट का मतलब होता है गुणा। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे। इसमें आप क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कोण ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ बी के। ए ओ डी ये कोण और सी ओ बी ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, हमेशा क्रॉस भी बनता है, ये कोण आपस बराबर होता है और ये कोण आपस बराबर होता है, इसलिए ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ओ ए गुणे ओ बी बराबर ओ सी गुणे ओ डी, ये हमको दिया है, अच्छी बात है दिया है। तो इसके अलावा हम देखिए ओ ए बटे ओ सी तो कर ही सकते हैं, इस ओ सी को इस तरफ भेज के, और इधर ये ओ डी पहले से था, ओ बी को इधर भेज दीजिए, ये भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया ओ डी बटे ओ बी। जाहिर सी बात है अगर ये बराबर हो गए, दोनों का एक एंगल भी, दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो गया, एक एंगल भी
जो है बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस कारण त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। किससे, साइड एंगल साइड की कसौटी से, साइड एंगल साइड की कसौटी से। ठीक, इसका मतलब कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा और कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा, है ना। ये समरूपता के कसौटी से होगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इति सिद्धम, प्रूफ हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ताश की अच्छी तरीके से फिटी गई पत्तियां हैं, 52 पत्ती है। तो आपको पता ही होगा कि जो ताश होती है इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। इस गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब कुछ कोई भी निकाला जाता है, तो इसका प्रायिकता निकालिए। क्या क्या, पहला कह रहा है कि बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, और बादशाह नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। देखिए, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और इनमें 4 बादशाह होते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है एक तो ईंट होगा, एक आपका पान होगा और एक आपका ये चीड़ी होगा, है ना, इस तरीके से। और एक जो होगा वो हुक्म होता है इस तरीके से। ठीक है, तो 4 होते हैं। कुल की संख्या 13 होती है, ये भी आपको पता होगा। तो इसलिए टोटल कितना हो जाएगा, 52 पत्ते हो जाते हैं। हर एक में एक बादशाह होता है ना। और बादशाह की प्रायिकता निकालने के लिए बादशाहों की संख्या को कुल पत्तों की संख्या से भाग देना होगा। और वहीं बादशाह नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए हम लोग बादशाहों में से 52 में से बादशाहों की संख्या घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक बादशाह, इसमें एक बादशाह, इसमें एक बादशाह और इसमें एक बादशाह, मतलब कुल टोटल जो बादशाह होगी। यहाँ पर ए में आप क्या करेंगे, बादशाह होने की, बादशाह होने की प्रायिकता, है ना, ये सब आप अच्छे से लिखेंगे। तो क्या होगी की प्रायिकता, तो कितने बादशाह हैं टोटल, 4, और कुल संख्या कितनी है, तो कहेंगे 52। इसको काट दीजिए, 1/13, 1/13 आएगा। और बी में है कि बादशाह ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। बादशाह ना होने की प्रायिकता का मतलब क्या, कि अगर 4 ही बादशाह होते हैं तो कुल कितने बादशाह नहीं हुए, मतलब कि 52 में से ये चारों घटा दीजिए और टोटल संख्या कितनी है, 52। 52 में से 4 घटाएंगे तो 48/52 हो जाएगा। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड करिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 13 में 52, मतलब 12/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। च, निम्नलिखित बारंबारता बंटक का माध्यक ज्ञात करिए। ठीक है, क्या निकालना है, माध्यक। तो आपको माध्यक का फार्मूला पता होना चाहिए। माध्यक बराबर होता क्या है, कहेंगे L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ, सी मतलब संचयी बारंबारता, बटे में f मतलब बारंबारता, इंटू h, मतलब यहाँ पे L N C F F H ये सभी हमको पता करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे बारंबारता देखिए, आपका ये वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ पे बारंबारता हो गया, बारंबारता मतलब f हो गया। तो आपको CF संचयी बारंबारता भी तो निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5। 5 जो आया है इसमें आप 8 को जोड़ेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 में 20 जोड़ेंगे, है ना, जो आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसी तरीके से 33 में 15 जोड़ेंगे, जो आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 48। 48 में 7 जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, 55 हो जाएगा। 55 में 5 जोड़िए, जो आएगा 60, यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपका ये संचयी बारंबारता निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात यह है कि n बराबर क्या होगा, तो n बराबर क्या होगा, 60। ये जो सबसे लास्ट में आता है यही होता है n, क्या होता है, यही होता है n, ध्यान रखिएगा, है ना। या तो आप ये भी कर सकते हैं, इनका पूरा योग कर लीजिए, वो भी n होगा, लेकिन ये योग नहीं करना, ये जो लास्ट में आया है ना यही आपका n होता है। अच्छा, f क्या होता है, तो f मतलब 20, जो इसमें सबसे बड़ा होगा, बारंबारता में सबसे बड़ी जो संख्या होगी वही आपका f होता है। ठीक, उसके बाद CF संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हो जाएगा 13, संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये जो F आता है, F ये जो आया है इसके जस्ट पहले वाला संख्या लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। और ये जो आपने ये जो आपने लिया है ना 20,
इसी का वर्ग अंतराल देखेंगे, इसमें जो छोटा वाला संख्या होगा वो एल होता है और जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको अपर मतलब कि उच्च सीमा मानते हैं, ये यू हो जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 20, क्योंकि आपने इसको एफ माना है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और h बराबर होता है u माइनस एल, एच बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 मतलब h बराबर आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हमने सभी का मान निकाल लिया, बस यहाँ पे पुट करना है और रख कर मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप माध्यक बराबर रखेंगे तो l का मान 20 है प्लस n/2 मतलब 60/2 माइनस सी एफ का मान कितना है 13/f का मान 20 है इंटू 10। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 में से आप 13 घटा दीजिए तो 30 17 आ जाएगा बटे में 20 गुणे 10। इसके बाद 20 प्लस 17 गुणे 10 बटे में 20, जीरो से जीरो काट दीजिए और ये हो जाएगा 40 प्लस 17 बटे में 2 और ये हो जाएगा 57/2 और ये हो जाएगा 28.5। यही आपका माध्यक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको ये सारी क्लासेस समझ में आती हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल पे पहली बार हो तो। इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें इंग्लिश का भी जो प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं उसको आप अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल करिए। तो आप इस समीकरण नंबर इसको 1 मानिए और इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में अब ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब इसको आपको इक्वेशन बनाना है तो आप यहाँ पर गुणे में 9 कर दीजिए और यहाँ पे गुणे में 3 कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर 9 त्रिक 27x माइनस 9 पचे 45y माइनस 36 बराबर 0 और इधर ये हो जाएगा 9 त्रिक 27x माइनस 6y माइनस 21 बराबर 0। इन दोनों में घटाने पर माइनस ये हो जाएगा प्लस प्लस, इसका तो कोई मतलब नहीं है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 27x कट जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो गया तो 45 में से आप 6 घटाइए, है ना, तो ये हो जाएगा 39y। ठीक है, लेकिन माइनस में, और ये माइनस में हो जाएगा जब आप 36 में से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बराबर 0। 15 को, ये 15 हो जाएगा ना, 15 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा y बराबर, है ना, y बराबर 15/39। लेकिन ध्यान रखेंगे ये माइनस में है, इस माइनस को इस तरफ भेज दीजिए तो 3 से काटे 3 पचे 15, 3 13 में, मतलब y बराबर -5/13। y का जो मान आया है वो आया है -5/13। ठीक है, -5/13। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, किसी में भी, समीकरण 1 में रखने पर जब आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है 3x माइनस 5 गुणे -5/13 माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 माइनस 4 बराबर 0। 3x बराबर 4 माइनस 25/13, हमने इन दोनों को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हो जाएगा 52 माइनस 25/13। इसको और सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, 7 आएगा, है ना, और ये 4 में से 2 गया, 27/13 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 27/13 गुणे 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 9/13 आएगा। तो ये x का जो मान आ गया वो 9/13 आ गया था। यही आपका आंसर हो जाएगा, x और y का जो मान निकालना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 का जो अथवा वाला प्रश्न है उसको देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस एक बार समझने की जरूरत है।
सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना दो अंकों की संख्या का दहाई तथा इकाई अंक क्या क्या है, x और y है। पहले आप मानिए कि वो दोनों जो संख्याएं हैं वो हैं क्या। तो दो अंकों की संख्या है ना, तो मानिए वो जो दोनों अंक हैं, दो अंक बराबर एक है x, यहाँ पे लिख दीजिए माना दो अंक बराबर x और y। लेकिन जो संख्या बनती है वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या बन के हो जाएगी 10x प्लस वाई। ये संख्या कैसे बनती है, मैंने पिछले क्लास में 2023 की सेट में भी बहुत बार वो प्रश्न आए हुए हैं, तो मैंने इसका जिक्र किया है। तो ये देखिए जो संख्या बनी वो 10x प्लस वाई बनी, लेकिन कह रहा है कि अंकों को उलट दिया जाए। अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, तो 10y प्लस एक्स, यही एक्स वाई आपस में बदल जाते हैं। ये बने इन दोनों जो संख्याएं बनी है इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 66 आएगा। वही कह रहा है कि इन दोनों का योगफल 66 है। मतलब 10x प्लस वाई जो संख्या है ये, इसको और 10y प्लस एक्स इन दोनों को जोड़ने पर 66 आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, जोड़ लीजिए। तो यहाँ से ये 10x और 1x जोड़ेंगे 11x प्लस ये 11y बराबर 66, और ये 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 66 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 66 बटे में 11 मतलब कितना आ गया 6। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। आगे की लाइन में पढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर ध्यान दीजिएगा, अंकों का अंतर, अंक आपने क्या माना है x माइनस एक्स और y, संख्या के अंकों का अंतर जो है वो 2 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो यहाँ पर बन गया। अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए। समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ पे आप लिखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6 और यह है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर है तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर 8 बटे 2 मतलब 4। x का मान आ गया 4। ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, x का मान है 4 प्लस वाई बराबर 6, और यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2, y का मान आ गया 2। ध्यान रखिएगा ये जो x और y आए हैं ना, ये संख्या आया है। क्या आया है, संख्या आया है। मतलब ये जो अंक आया है, मतलब जो आपने पहला अंक माना था वो 4 है और दूसरा अंक माना है वो y है। लेकिन संख्या क्या है, संख्या तो 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, मतलब 10 गुणे x का मान 4 प्लस y का मान क्या है 2, मतलब 40 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब जाके ये आंसर इसका आ गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 24। ये प्रश्न कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो सबसे पहले एक मंदिर बनाइए, ये जमीन हो गया। एक मंदिर आपने बनाया, उस मंदिर की ऊंचाई आपने रखा 15 मीटर। ये मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, सड़क के दूसरी ओर बने भवन। अब ये मंदिर से ऊंचा है कि नीचे है ये हमको नहीं पता है, इसलिए बस इतना समझिए क्या कहा गया कि सड़क के दूसरी ओर बने भवन, ये हमने भवन बना दिया। जरूरी थोड़ी है कि मंदिर से ऊंचा, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, तो नहीं पता। लेकिन कह रहा है कि भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब भवन ऊंचा होगा तभी तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा 30 अंश बनेगा। ठीक, बात समझ में आया। कह रहा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, मतलब ये जो बनेगा ये 45 अंश है। ठीक, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। इसके बाद कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ये आपको प्रूव करना है, मतलब कुल मिला के आंसर आपको यही लाना है। तो अब देखिए अगर हम मंदिर की ऊंचाई के हिसाब से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की भी ऊंचाई तो 15 मीटर हो जाएगी, क्योंकि मंदिर भी वही ऊंचाई है। ठीक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो भवन की है वो h मान लेते हैं। क्लियर है। ठीक, अब इसका नामकरण भी कर देंगे, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, c मान लीजिए, ठीक है, और ये d मान लीजिए, ये e मान लीजिए।
और कुछ ज़रूरत है, सी से बी तक की जो दूरी है वो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी सी में देखिए, किस में देखें, त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, इस त्रिभुज में देखना है। ठीक है, जहां पर ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे 45 अंश है, tan 45 अंश बराबर लंब कितना है 15 मीटर, आधार कितना है x। 45 अंश का मान 1 होता है 15 बटे x, मतलब x बराबर आ गया 15। x का मान कितना आया 15 मीटर। ठीक, x का मान 15 मीटर आ गया, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से त्रिभुज डी ए ई में देखिए, ये जो डी ए ई है इसमें थीटा का मान कितना है 30 अंश है। यहाँ पर भी लिखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो कहेंगे h है, और आधार कितना है, तो कहेंगे 15, क्योंकि अब हमने ये निकाल दिया है 15 है, तो आधार 15 हो गया। 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h/15, और यहाँ से 15/√3 बराबर हो जाएगा h। तो h का भी मान आपने निकाल लिया। इसको चाहे तो आप पूरा परमेयीकरण कर दीजिए, h का मान √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, तो ये जो हो जाएगा 15√3 बटे में 3 से इसको काट दीजिए 5, मतलब h बराबर, h का जो मान आ गया 5√3 आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। क्लियर है। अगर आपने h का मान लिया, अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपसे भवन की ऊंचाई ही तो पूछा गया है। भवन की ऊंचाई मतलब सी ई प्लस डी ई, कुल मिला के डी ई डी सी, मतलब डी सी बराबर है डी ई प्लस ई सी। डी ई का मान h है, ई सी का मान 15 है। h का मान आपने निकाल लिया है, क्या आपने निकाला है 5√3 प्लस 15। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 3। अब आप ध्यान से देखिए कि यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 का अथवा वाला प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिए, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको पता करना है। ठीक है, अब भवन ऊंचा होता है कि मीनार, तो याद रखेंगे मीनार ही ऊंचा होता है, लेकिन प्रश्न के माध्यम से आप समझेंगे। सबसे पहले आप जमीन बनाइए। अब कह रहा है एक भवन के शीर्ष से, एक भवन का शीर्ष बना, ये आपने भवन बनाया है, याद रखेंगे ये आपका भवन है जो कि h ऊंचाई है। इसके शीर्ष से मीनार का शीर्ष, जब भी किसी के शीर्ष से शीर्ष की तुलना की जाए तो समझ जाइए कि जो दूसरा वाला शीर्ष है वो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको मीनार बनाते हैं ये। तो कह रहा है कि भवन के मीनार से शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, मतलब ये जो है वो 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष, याद रखेंगे कि इधर पर इस तरफ हमने भवन बनाया है और इस तरफ हमने मीनार बनाया है। तो भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, ये जो है अवनमन कोण, ये कितना है 45 डिग्री है, मतलब ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की जो ऊंचाई है, मतलब ये जो h है वो आएगा 20√3 - 1 ब्रैकेट में। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करेंगे A B C, और ये D बना लीजिए, ये बना लीजिए E, और किसी आवश्यकता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे x मान लीजिए, तो ये भी दूरी x ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी तो h है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 40 - h। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इमेज के माध्यम से बताया, जो कि आपकी इमेज में बनाने हैं। इसके बाद अब प्रश्न में अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
तो आप देखिए त्रिभुज ABC में देख रहे हैं, मतलब इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 अंश बराबर लंब कितना है भाई, लंब कहेंगे h है, आधार कितना है h x है, 1 बराबर h बटा x, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा h, मतलब जो x है वही h है, h और x दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर h और x दोनों आपस में बराबर है, अब दूसरी बार हमारा जो नंबर लगेगा त्रिभुज DAE में लगेगा, ठीक है, DAE ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, इसमें थीटा का मान 60 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है भाई, तो आप कहेंगे 40 माइनस h हो जाएगा, आधार कितना है तो कहेंगे x हो जाएगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है, tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है। तो यहाँ से इसके बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस h बटे में x, ये हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, ये x बराबर h ही है तो यहाँ पर आप कर लीजिए √3h बराबर 40 माइनस h, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 1 से, और इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे √3h प्लस h बराबर 40 कर लीजिए, हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप h दोनों में से कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा, और h का जो मान आएगा वो 40 बटे में √3 प्लस 1 पर में करण हम लोग करेंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 √3 माइनस 1 बटे में 2, इसे ये काट देंगे 20 आ जाएगा, 20 √3 माइनस 1 हो जाएगा ब्रैकेट में, और यही तो h का मान हमको प्रूव करना था। बात समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आया, प्रश्न समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है। तो पहले तो हम लोग एक शंकु बनाएंगे, जैसे प्रश्न कहा है तो वैसे हम लोग प्रश्न का चित्र बना लेंगे। एक ठोस है जो कि एक शंकु का आकार का है, तो हम लोग एक शंकु बनाएंगे, और मैंने वो शंकु बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे एक अर्धगोला। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इस अर्धगोले को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाके ऐसे अध्यारोपित कर देंगे। अब यहाँ पे अर्धगोला जो है वो रख दिया गया है, तो इमेज हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब आगे कहा जा रहा है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। पहले तो एक बात समझिए, यहाँ पर यदि केंद्र बनाएंगे तो ये जो शंकु की जो त्रिज्या r है वो गोले अर्धगोले की भी त्रिज्या है, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं समान है। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h है, जो शंकु की ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, लंबाई है, वो l है, जो तिर्यक लंबाई जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। और ये जो ऊंचाई है यही यहाँ से यहाँ तक ये h है, ऊंचाई है शंकु की। अगर प्रश्नानुसार देखें तो पहले तो l बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे √ में h² प्लस r² होता है l बराबर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्नानुसार यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसके बराबर है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो πr_l होता है, और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है। देखिए l बराबर अगर देखें तो 2πr² बटे में πr कर लीजिए, r से r कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, और ये मान आ जाएगा 2r, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ मैंने बता रखा है कि दोनों को त्रिज्याएं समान हैं। तो l का मान आपने क्या रखकर देखा है कि h² प्लस r², इसको समीकरण 1 मान लीजिए बराबर 2r, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे √ दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो h² प्लस r² बराबर हो जाएगा 4r² हो जाएगा।
आर स्क्वायर को इस तरफ भेज दीजिए, 4r² माइनस आर स्क्वायर मतलब 3r² हो जाएगा। इसका मतलब अब आप यहाँ पे देखिए कि एच स्क्वायर बराबर आ गया 3r²। एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। एच बटे आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। और एच स्क्वायर स्क्वायर अब हट जाएगा, स्क्वायर को उस तरफ भेज दें। एच बटे आर बराबर हो जाएगा √3 बटे में 1। और इन दोनों में क्या पूछा है, त्रिज्या और ऊंचाई का। ये देखिए ऊंचाई और त्रिज्या का निकला है, इसका मतलब त्रिज्या और ऊंचाई करेंगे तो इधर भी 1/√3 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात आएगा 1:√3, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर ये आपको 25 उम्मीद है समझ में आएगा। एक जगह डाउट होगा कि ये कैसे हो गया। देखिए पहली बात कि जब ये अंडर रूट था, यहाँ पे इन दोनों पक्षों का स्क्वायर किया गया इस तरीके से, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, मतलब यहाँ से तो अंडर रूट गायब हो गया। और यहाँ पे जो ये स्क्वायर लगा, ये 2 का स्क्वायर 4 में बदल गया, और ये जो r है ये r² में बदल गया। ठीक है, अब बात यह है कि ये कहाँ से आ गया, ये जो l बराबर 2r आया है, स्टार्टिंग में ही l का मान जो होता है h² प्लस r² अंडर रूट में होता है। इसी l के जगह पे मैंने ये रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है समीकरण 1 से। ठीक है, उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 का ही जो है ये आपका अथवा वाला प्रश्न है। ये आपके इस सेट का लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 देखेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए ध्यान से। कहा जा रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो सबसे पहले अगर प्रश्न दे तो आप पहले वो बनाइए जो आपसे प्रश्न में कह रहा है। एक वृत्त की बात हो रही थी, हमने एक वृत्त बना के दिखा दिया आपको। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या बन जाती है। कह रहा है इतने वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 कोण बनाता है, मतलब 60 अंश का कोण बना रहा है, मतलब ये जो डिग्री है वो 60 अंश का है, अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इस यही निकालना है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणे πr², या तो πr² θ/360। अच्छा, यहाँ पर आपको थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, 360 गुणे पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 गुणे 21। 60 से इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे 3 बार जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 11 बार जाएगा। बचा क्या, 11 गुणे 21। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया का क्षेत्रफल वो आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये सेट में जितने भी प्रश्न थे मैंने पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करा दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़रूर से ज़रूर। चैनल पे पहली बार हूँ तो यहाँ से जो नेक्स्ट सेट आएगा वो आपके लाइक और व्यूज पे डिपेंड करेगा कि सेट 4 आपको सॉल्व करवाना है या नहीं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 4 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।